नमस्कार, एनएल इंटरव्यूज़ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिसने भारत की राजनीति को बहुत तरीक़ों से और बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित किया। हम बात करेंगे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की। उनके जीवन पर आधारित, उनके जीवन पर केंद्रित एक किताब आई है बिलीवर्स डिलेमा के नाम से। यह उनकी जीवनी के ऊपर आधारित किताब का दूसरा हिस्सा है। इसका जो पहला हिस्सा था उसका नाम था द एसेंट ऑफ हिंदू राइट, और इसके जो लेखक हैं अभिषेक चौधरी आज हमारे साथ हैं। अभिषेक, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्ड्री पर। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल आपका। इस किताब की बहुत चर्चा हुई है लिटरेरी दुनिया में, जो अकेडमिया की दुनिया है उन सब जगहों पर। और यह किताब अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन के बहुत सारे ऐसे पहलुओं को सामने लाती है। ख़ासकर इस किताब से गुजरने पर आपको इसमें बहुत डीप जो स्टडी है, बहुत सारे जो स्रोत हैं उनका जो अध्ययन है वो आपको दिखता है। और अटल बिहारी वाजपेयी का जो कद रहा, जो व्यक्तित्व रहा, जो उनकी राजनीतिक यात्रा रही, खासकर मतलब 50 साल का जिसका सक्रिय संसदीय जीवन रहा, 50 साल के आसपास का, आधी सदी का, उसके लिए कम से कम इतने स्तर पर इतनी गहन और इतनी मेहनत की ज़रूरत तो थी ही उस चरित्र को समझने के लिए। तो उस लिहाज से अभिषेक चौधरी की ये दोनों जो किताबें हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, वो बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज बन जाती हैं। लेकिन इससे गुजरते हुए सबसे पहले कहीं मैंने पढ़ा कि अभिषेक, आपने कहा कि ये बायोग्राफी नहीं है, उनकी जीवनी नहीं है। आपको इस किताब को बायोग्राफी कहने से दिक्कत है? मुझे बायोग्राफी से दिक्कत सिर्फ इसलिए है कि हमारे यहाँ अधिकतर जो किताबें जिनको हम बायोग्राफी कहते हैं वो काफ़ी हेजियोग्राफिकल होती हैं। वो अक्सर जो द ग्रेट मेन वाला वर्जन ऑफ हिस्ट्री है उसको वो कभी कभी द ग्रेट वुमेन का इतिहास वो कैप्चर करती हैं, तो वो क्लीशे है थोड़ा सा। तो लोग जब कहीं पे भी आप जब बायोग्राफी की बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि अच्छा ये ज़रूर ये हीरो वर्शिप कर रहा होगा या कोई उनका भक्त होगा, शिष्य होगा, कोई उस तरीके का। पर मैं शुरुआत में शुरू करना चाहता हूँ वहीं से कि 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी इमरजेंसी के बाद से, और अटल बिहारी वाजपेयी उस सरकार में विदेश मंत्री बने, जी मोरारजी देसाई की सरकार में, हम पाते हैं कि वो जो 2-2.5 साल का वक्फा है जिसमें वो सरकार का हिस्सा हैं, तो अटल बिहारी वाजपेयी की जो भूमिका है वो बड़ी दिलचस्प भूमिका नज़र आती है। वो एक किस्म के मध्यस्थ की भूमिका में नज़र आते हैं हमें हर जगह। तो इस एक गुण से या इस एक भूमिका से हम अटल बिहारी वाजपेयी को जीवन को कैसे समझ सकते हैं? पहली बात तो ये था कि 3-4 बूढ़े थे, वो आपस में लड़ रहे थे। मोरारजी थे, चरण सिंह थे, जगजीवन राम थे। तो उनको लगा कि वो, तभी मैं दोनों आइडियलिज्म और स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूँ, कि उनको लगा कि अब इनको ये पहले से इतने लोग लड़ाई कर रहे हैं, ऐसे जनसंघ के सबसे हाईएस्ट नंबर्स थे, उनको 90 सीट मिले थे। तो चाहते तो फॉर्मेलिटी के लिए तो दावा कर ही सकते थे, नहीं मिलता वो दूसरी बात है। जैसे बाकी लोग कर रहे थे ना, जगजीवन राम फाइट मार रहे थे, जबकि वो तो बिल्कुल फरवरी में ही स्विच करके आए थे बस कांग्रेस से। जी, लेकिन उन्होंने नहीं किया ऐसा। तो इसमें दोनों ही था, स्ट्रैटेजी था और आइडिया। उनको लगा कि एक इतना बड़ा हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट हो रहा है और इतने काले अध्याय के बाद, तो इसमें ये जेपी खुद क्यों टॉप पोस्ट के लिए अपना को नहीं पेश किया? उनको क्या मजबूरी? खैर उस समय वो चाहते तो मुझे लगता नहीं कि कोई उनका विरोध करता। पहले तो ही वाज ऑन हिज डेथ बेड बाय दैट टाइम, बीमार बहुत थे। एंड सेकेंडली देखिए, जेपी के मन में ये हमेशा से ये सत्ता के पास जाऊं या दूर रहूं, ये तो लाइफ लॉन्ग कॉन्ट्रडिक्शन था। मतलब उनको तो नेहरू हमेशा साथ में लेना चाहते थे, पर एक स्वैग कह लीजिए उस समय का, कि वो कभी जीवन भर आदर्शवाद एक किस्म का था। हाँ, आजादी के टाइम। हाँ, लेकिन वो फ्लर्ट सत्ता के साथ तो फ्लर्ट करते ही थे। जब उनको 74 में अपोजिशन ने रिक्वेस्ट किया तो मान तो गए हैं कि हम लीड कर, लेकिन ये जरूर है कि बाय दैट टाइम चरण सिंह का जो अविश्वास अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर पैदा हुआ, वो कैसे पता? क्योंकि शुरुआत में तो दिख रहा था कि वो भरोसा कर रहे थे, संघ के ऊपर ही भरोसा। इनफैक्ट चरण सिंह सबसे बड़ा दांव अपने लोगों के अलावा जनसंघ पे ही लगाए हुए थे। तो ये हुआ क्या कि आफ्टर अ पॉइंट इनका जो स्टेट्स में जो इनकी लड़ाई झगड़ा था ना, वो थोड़ा सा जो है वो इनके रिलेशनशिप को टॉप लेवल पे जो है थोड़ा सा अफेक्ट करने लगा। और जब वो फिर भी ठीक था, तब तक वाजपेयी और इनके रिश्ते ठीक ठाक सामान्य थे, ऐसा कोई समस्या नहीं थी। दिक्कत तब हुई जब मोरारजी ने उनको रिजाइन करवा दिया, सैक कर दिया। 2 सीटों पर जब सिमट गए ये लोग, वहाँ से अटल बिहारी वाजपेयी का अगला जो 5 साल का कार्यकाल है उसमें एक किस्म का
अब वो दिखता है कि मोहभंग की स्थिति है कि राजनीति से अब मेरा काम खत्म, मेरा मौका चला गया है, अब मेरे सामने कोई इस तरह का ये होपलेसनेस वाली एक फेज दिखता है। वाजपेयी का ऐसा कहना था कि हम लोग जो पार्टी बनाएंगे वो जेपी की असली वारिश होगी, आइडियोलॉजिकल वारिश होगी, तो इसीलिए वो सब कुछ वहां से ले आए थे। तो ये जो गांधीयन सोशलिज्म आया था वो तो जेपी का बिल्कुल आइडियोलॉजिकल क्रेडो था। तो वो जेपी के कारण वो पहले जनता में आया और इन्होंने कहा कि हम टूट रहे हैं, हमें भगा रहे हो, लेकिन हम ही असली जनता पार्टी हैं। तो जो बीजेपी का झंडा आज तक वो झंडा है, वो जो हरा है बीजेपी के झंडे में, वो जनता पार्टी के कारण है, वरना तो संघी तो कभी चाहते नहीं थे कि हरा है। अच्छा, इसमें बार बार ये इन्होंने उस हरा को हटाना चाहा है। और जनता में भारतीय सिर्फ इसीलिए जोड़ा क्या कि जनता पार्टी भी रहे, वो लेगेसी भी रहे। लेकिन आप ये बात सही है कि वो वाजपेयी के करियर का मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि उनकी पिटाई जो है वो सिर्फ चुनाव में नहीं हुई थी, उनकी लिटरल पिटाई भी हुई थी। मतलब ये कितना ह्यूमिलिएटिंग रहा होगा कि आप इतने बड़े नेता माने जाते हैं, लाठियां चली उनके ऊपर, लाठियां चली कि मतलब जान भी जा सकती थी, मतलब 5 इतने सारे फ्रैक्चर हुए। और पालमपुर के बाद एक मेजर शिफ्ट दिखता है, पालमपुर राष्ट्रीय अधिवेशन, जी। वो थोड़ा सा मुझे आप बताएं कि वहां से जो बदलाव हुआ, वो इतना कंफ्यूज फेज है अतुल, कि उसके बारे में कुछ भी कह पाना मुश्किल है। काफी चीजें एक साथ हो रही थी। अच्छा, यहाँ आरएसएस थोड़ा सा राजीव गांधी के साथ डील करना चाह रही थी, मतलब कम से कम नागपुर, ठीक है। अच्छा, बीजेपी इधर अपोजिशन में है, वो राजीव गांधी की सरकार खींचने में लगी हुई है बोफोर्स के बाद। इतने में वीपी सिंह निकल जाते हैं, तो अब वीपी सिंह की लहर हो जाती है, इनको कोई पूछ नहीं रहा है, और वीपी सिंह की भयानक लहर थी, बहुत बड़ी लहर थी। तो फिर इनको लगता है कि इनके साथ भी कुछ देखते हैं, कुछ बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है। और वीपी सिंह का था कि हम बीजेपी के साथ, चूंकि ये इतने कट्टर हिंदू राइट पार्टी हैं, तो इनके साथ हम कुछ नहीं करेंगे। तो फिर इनकी बात होने लगी कि वाजपेयी का ही सुझाव था वीपी सिंह को कि कुछ मॉडरेट्स को हर पार्टी से लेके, क्योंकि वाजपेयी को सजेशन हमेशा आते रहते थे। उनको 83 में भी शरद पवार ने कहा था कि हम आप और चंद्रशेखर मिलकर कुछ नया शुरू करते हैं। शरद पवार मराठों के नेता हैं, एस्टैब्लिश्ड है, वो उस चीज को जब चाहे भुना सकते थे जी। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी संघ से अलग होकर अगर वहां चले जाते तो मेरे ख्याल से वो सबसे लाइट वेट नेता हो जाते। बिल्कुल। क्या ये चीज रही होगी उस कैलकुलेशन में? थोड़ा सा हार्ट ऑफ द न्यूरोसिस कहिए तो ये यही था। अच्छा, दूसरी चीज ऐसा है अतुल की उनसे काफी लोग संघ में नाराज थे, लेकिन वो एक तरीके से ऐसी नाराजगी थी जैसे ज्वाइंट फैमिली में होती है कि थोड़ा सा कोई डेविएट कर गया है रास्ते से, तो लोग थोड़े से खफा थे, लेकिन वो थे तो वो 40 साल से सबको जानते थे। तो इमोशनल बॉन्डिंग तो तब भी थी ही उनकी, तो इसलिए वो काफी नाप तौल के, और फिर उनको लग गया कि वीपी सिंह का प्लान थोड़ा सा हल्का लग रहा था, और वीपी सिंह थोड़े से नॉन कमिटल भी थे, वो दाएं बाएं करके, उनका था कि सीपीएम को भी लाया जाए। तो वाजपेयी उनको संघ की जो कार्यशैली है, जिस तरह से वो काम करता है, उसमें ये बहुत रेयरली देखा जाता है कि संघ को अपोज करके कोई बहुत दिन तक सरवाइव कर पाए। जी। अटल बिहारी वाजपेयी ये कर पा रहे हैं उस टाइम पर, ये क्या इक्वेशन थी? क्या अटल बिहारी वाजपेयी इतने बड़े लीडर थे? तो इमोशनली वो अयोध्या से जुड़े हुए थे, उनको लगता था कि अयोध्या में कहीं मंदिर बने, लेकिन चूंकि अयोध्या जिस तरीके से पैन आउट हो रहा था कि उसी एग्जैक्ट स्पॉट पे होना चाहिए, और फिर जो बाबरी मस्जिद एक्शन ग्रुप वाले हैं वो कह रहे थे ये तो नहीं होगा जी, तो ये एक वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा रहा था, तो उसमें उनका था कि इसको अवॉइड नहीं होना चाहिए। और उसमें उनका था कि देखिए उनका ये था कि वीएचपी को रहने दीजिए, और इधर से मुसलमानों के जो बाबरी एक्शन कमेटी वाले नेता हैं उनको करने दीजिए ये काम। हाँ, उनका ये था कि बीजेपी द पार्टी को ये काम नहीं करना चाहिए, लेट वीएचपी डू इट, लेट आरएसएस डू इट। ये मतलब बहुत दिलचस्प चीज है कि अटल आडवाणी ने मिलकर भाजपा को वो तो चेहरा दे दिया था जिसमें खुशवंत सिंह जैसा एक प्रपोजर सेकंड करने वाला आदमी उनके साथ खड़ा हो सकता था। आप वो समझिए कि वो युग कितना डेस्परेट होगा। बिल्कुल। तो अभी हम लोग यही है ना, हम लोग जब आगे निकल जाते हैं तो हमारी सेंस ऑफ हिस्ट्री इतनी पुअर है कि हम लोग उसको ढंग से एनालाइज नहीं कर पाते हैं। तो आप उससे ये पता चलता है कि खुशवंत सिंह जो कि कांग्रेस का इतना बड़ा भक्त था, जो संजय गांधी में भारत का भविष्य देखता था, अगर वैसा इंसान आडवाणी को सपोर्ट करने आता है तो 3 महीनों तक मुझे लग रहा है कि सारे के सारे कॉलेजेस, स्कूल, यूनिवर्सिटी सब बंद रही, बहुत पूरे देश में मंडल आयोग लागू होने के बाद। और इसी के बरक्स आडवाणी ने अचानक से फिर वो जो पूरा इस किताब में आता है कि कैसे रथ यात्रा प्लान हुई, कि वो पीछे पीछे वीएचपी के उस कार्यक्रम में लग गई, क्योंकि वीएचपी ने पहले से ही अनाउंसमेंट कर रखा था कि वो 30 अक्टूबर को अयोध्या में मंदिर निर्माण का कार्य शुरू करेगी शिलान्यास के जरिए। अब मैं इस पे आता हूँ कि जो रथ यात्रा शुरू हुई और रथ यात्रा आगे बढ़ी, तो आपको लगता है कि बीजेपी के लिहाज से जो गिरफ्तारी के बाद लाल कृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी बिहार में हुई, समस्तीपुर में लालू यादव ने की,
उसने वो केवल एक बहाना था इस सरकार को गिराने का, क्या वास्तव में ये इतना बड़ा ट्रिगर पॉइंट था? क्योंकि बीजेपी के लिए असली ट्रिगर पॉइंट तो था मंडल आयोग का आना। वीपी सिंह ने अपना कार्ड चल दिया, वो हमारी पार्टी को स्प्लिट करना चाहते हैं एक तरीके से, कि मतलब हमारे सांसद जो हैं वो अब धमकी दे रहे हैं कि भाई साहब आप अगर नहीं मानिएगा तो फिर हम लोग पार्टी छोड़ देंगे जो बेसिकली। 37 बहुजन सांसद थे बीजेपी के। हाँ। ठीक तो वो तो काफी ये सब चीजें चल रही थी, Stunning था तो फिर उनके। उनका था कि ठीक है, मतलब फिर कोई ट्रस्ट इशू वो बचा ही नहीं, तो फिर था कि ठीक है, फिर अगर आपने अरेस्ट किया तो वो पहले से हो गया था कि अगर आप अरेस्ट करेंगे तो हम आपकी सरकार गिरा देंगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टाइम है। तब इस मंडल के लागू होने के साथ ही एक उत्तर प्रदेश और बिहार में लालू यादव और मुलायम सिंह यादव के रूप में ओबीसीज के बड़े कुछ लीडर्स का अचानक से इमरजेंस होता है, हम देखते हैं इसी टाइम पे। और इसी टाइम पे अयोध्या फिर आंदोलन हुआ, और जिसमें गिराए जाने के बावजूद सरकार वीपी सिंह की गिराई जाती है गिरफ्तारी के बाद। इसके बावजूद 30 तारीख को अयोध्या में बहुत बड़ी संख्या में 30 अक्टूबर को लोग पहुंचे, और वहां पर मुलायम सिंह यादव ने अपने वादे के मुताबिक कि हमको इसकी रक्षा करनी और हम किसी भी कीमत पर करेंगे, वहां पर गोलियां चली, जिसमें करीब 12, 13, 14 के संख्या में कारसेवकों की मौत भी हुई, और वो बहुत बड़ी घटना के तौर पर पेश किया जाता है उसको। तो ये हमारे उस टाइम तक का एक हिस्सा था जब कि अचानक से पूरे सेंटर स्टेज पे बीजेपी की लाल कृष्ण आडवाणी आ जाते हैं वो रथ यात्रा के बाद। इसमें मैं आपको एक सेकंड थोड़ा सा मैं एक ब्रेक लूंगा। मैं ये बताऊंगा कि देखिए आज कितनी दिलचस्प बात है कि आज लालू को बीजेपी का सबसे बड़ा ओपोनेंट माना जाता है, लेकिन 80s में देखिए जब वो चरण सिंह के एक तरीके से चेले थे, तो उस समय मैंने किताब में एक फोटो भी डाला है, बहुत ही रिवीलिंग फोटो है, जिसमें वो वाजपेयी के पीछे एक जीप पे खड़े हैं, रैली में खड़े हैं। और इनफैक्ट जब लालू ने पहली बार स्वेरिन हुए थे पटना में, तो उसमें उनको आडवाणी का भी सपोर्ट था, बीजेपी के एमएलए मुलायम सिंह की सरकार को भी उस समय तक तो सरकार सपोर्ट था ही बीजेपी का, क्योंकि जनता दल ब्रॉडली जो है वो बीजेपी के साथ थी हर जगह पे। लेकिन हाँ, फिर बाद में उन्होंने देख लिया मेरे ख्याल से लालू ने भी और मुलायम ने भी कि वो फायदा कहाँ है हमारी, हाँ, उन्होंने अन्य जगहों से सपोर्ट गैदर कर लिया, एंड देन दे थॉट। ये जो फ्रिक्शन है, ये दोनों के बीच मनमुटाव है, ये बड़ी खूबसूरत दोस्ती है। राजनीति में ऐसी दोस्तियां बहुत कम देखने को मिलती हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी की है। क्योंकि एक तो नेताओं के बीच में ट्रस्ट नहीं होता, ऊपर से इतने सारे इंटरेस्ट होते हैं जो आपस में खेलते रहते हैं, आपस में एक दूसरे के पैरेलली चलते रहते हैं, कि चाहकर भी आप किसी के ऊपर एक लिमिट से ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर पाते, और फिर वो दूरी बढ़ने लगती है, और वो दूरी कई बार बहुत अगली शेप में सामने आती है बहुत सारा। इसके बावजूद अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी की दोस्ती इस मामले में खास है कि उन्होंने कभी उसको उस तरह से सतह पर नहीं आने दिया, लेकिन वो फ्रिक्शन जो 91 के रिजल्ट के बाद से शुरू हुआ वो अंत तक रहा, ये किताब हमें बताती है। हाँ, और राम लक्ष्मण वाली जोड़ी थी, वो दोनों के लिए अच्छा, वो मतलब वो काफी फिट थे उसमें, वो एक तरीके से, तभी मैं जॉइंट फैमिली इथोस की बात कर रहा हूँ, दोनों के लिए वो मतलब वो इक्विलिब्रियम चल रहा था और ठीक चल रहा था। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा फ्री में इतना ही मिलेगा। टू वॉच द फुल unedited interview, you have to subscribe to News Laundry and pay to keep news free, because we don't run advertising. All our money comes from subscribers like you, and that is how public service journalism is paid for. All the studio lights, the cameras, all that you see on our website, it all comes from subscribers. So do subscribe, click on the subscription link, watch all the interviews unedited, and pay for public interest journalism.